पश्चिम मसूरी का एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट थिस्परिंग विंडो अपने काव्यात्मक नाम के अनुरूप ही रहा। रेस्टोरेंट में कई आरामदायक सोफे भी थे। किसी भी चीज से बढ़कर घाटी का मनमोहक दृश्य। हवा में आमतौर पर कॉफी और हॉट चॉकलेट की खुशबू किसी को भी सुकून की नींद सुला सकती थी। इस रेस्टोरेंट के ग्राहक अक्सर चुप रहते थे या आपस में लगभग धीमी आवाज में बात करते थे, मानो रेस्टोरेंट के आकर्षक वातावरण ने उन पर भी कोई सम्मोहन कर दिया हो। मुझे व्हिस्परिंग विंडो में लगातार 5 सुबहें बिताने का सौभाग्य मिला। कॉफी की चुस्कियां लेते हुए और ताजी कुकीज खाते हुए गाय डी मॉपासेंट और विलियम समरसेट मॉगम की लघु कथाएं फिर से पढ़ते हुए। मैं हमेशा से उनकी लघु कथा लेखन क्षमताओं का बहुत सम्मान करता रहा हूं। हालांकि मेरे अंदर कहीं बसा उद्यमी और मेहनती इंसान मुझे बार बार यह समझाता रहा कि इतनी लंबी छुट्टी लेना गलत है। फिर भी मैंने खुद को बर्ट्रैंड रसेल के इस प्रसिद्ध उद्धरण से सांत्वना देना पसंद किया। जिस समय को बर्बाद करने में आपको मजा आता है वह बर्बाद समय नहीं है। उस सुबह जब मैं व्हिस्परिंग विंडो से बाहर निकला तो 11:15 बज रहे थे। मैं आमतौर पर यहाँ नाश्ता करने के बाद मॉल रोड पर लंबी सैर करना पसंद करता था, लेकिन इस खास सुबह मैं इस छोटे से शहर के मुख्य बाजार की भीड़ भाड़ से दूर एक पुरानी धातु की बेंच पर बैठ गया। हर कुछ मीटर पर कंक्रीट के खंभों से टिकी लंबी लोहे की रेलिंग सड़क के किनारे लगी हुई थी, जिससे पर्यटक रेलिंग पर आराम कर सकते थे और गहरी घाटियों की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते थे। घाटी में एक शांत हवा बह रही थी और एक मधुर संगीत गुनगुना रही थी। ऊंचे पेड़ों के ऊपरी हिस्से बादलों की चादर से बाहर निकलते दिखाई दे रहे थे, लेकिन नीचे घाटी के ज्यादातर पेड़ बादलों की चादर में छिपे हुए थे। घाटी की बेदागा खूबसूरती को एक मनोरम दृश्य से निहारना वाकई एक सुखद एहसास था। हवा में एक स्पष्ट दूरी थी जो वाकई ठंडक का एहसास करा रही थी। चारों ओर एक नींद भरा सन्नाटा था। पेड़ों के पत्ते आलस से सरसरा रहे थे और धीरे धीरे एक सुकून भरा एहसास मुझ पर छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने आसपास के माहौल में सहज हो गया हूं और प्रकृति जल्द ही मुझसे किसी अथाह तरीके से संवाद करेगी। घाटी के ऊपर अचानक हवा का एक झोंका आया और पेड़ों से एक उदास फुसफुसाहट आई, मानो वे कब से अपने दिल में कोई दुखद राज दबाए हुए थे और उसे किसी को बताने के लिए तड़प रहे थे। अपने आसपास के इलाके का एक सरसरी नजारा देखने के बाद मैं पास के एक शानदार नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। लंबे बहुरंगी पंख को हवा में लहरा रही थी जो धीरे धीरे मेरी ओर उतर रहा था। मैं कुछ सेकंड तक उसका आनंदमय नृत्य देखती रही, फिर वह चुपचाप मेरी गोद में आकर बैठ गई। जब पंख मेरी गोद में आया तो मेरे मन में एक विचार कौंधा। अगर पंख इतना शानदार और सुंदर है तो जिस पक्षी का वह मालिक था वह कितना दिव्य और भव्य होगा। मैंने पंख के गौरवशाली मालिक को ढूंढने की उम्मीद में उस जगह को गौर से देखा, लेकिन आसपास कोई पक्षी नहीं। मैंने पंख को अपनी फैली हुई हथेली पर रखकर पूरे 1 मिनट तक देखा। उस झिलमिलाते पंख में एक रहस्यमय आकर्षण था। जब मैं इधर उधर देखने के लिए मुड़ी तो आस पड़ोस के कुछ बच्चों ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने उन्हें पंख दिखाया, इस उम्मीद में कि वे मुझे उस पक्षी के बारे में बता सकें। क्या आपको पता है कि उस पक्षी का नाम क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए उनसे पंख दिखाते हुए पूछा। एक जोरदार नहीं में जवाब देते हुए मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा। उन्होंने पंख पर सरसरी नजर डाली और सर्वसम्मति से कहा कि वे इस पहाड़ी क्षेत्र में 50 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं, लेकिन अगले 30 मिनट में कम से कम 10 और निवासी वहां आए। उनमें से कुछ ने तो ऐसा दुर्लभ पंख पहले कभी देखा ही नहीं था। उनमें से 2 ने तो यह भी पूछा कि क्या मुझे यह पंख वाकई मसूरी या उसके आसपास मिला था। लेकिन जैसे जैसे गांव वाले इस पंख के बारे में अपनी अज्ञानता की पुष्टि करते गए, मेरी उत्सुकता बढ़ती गई। मैंने 1 घंटे तक ईमानदारी से खोजबीन की, फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की उम्मीद छोड़ दी जिसे पंख के बारे में कुछ पता हो। माल रोड के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़े होकर मैंने पंख को पहले से ज्यादा ध्यान से देखा। यह लगभग 12 इंच लंबा और बीच में लगभग 2 इंच चौड़ा था, जो दोनों सिरों पर पतला होता जा रहा था। पंख में एक हल्की चमक थी, मानो इसमें प्रकाश उत्सर्जित करने की कोई दुर्लभ क्षमता हो। यह लगभग धीरे धीरे कांप रहा था, मानो यह किसी अजीब तरह से जीवित हो। अजीब तरह से
मैं उसकी ओर खींचा चला आया और पंख जल्द ही एक कागज के टुकड़े में सलीके से लिपटा हुआ पाया गया और फिर मेरी जैकेट की जेब में रख दिया गया। आखिरकार मैं अपने होटल वापस आ गया। दोपहर के भोजन के बाद मैं उस नींद से भरे पहाड़ी शहर में यूं ही घूमता रहा। अगर आप कभी किसी हिल स्टेशन पर गए हैं तो आप जानते होंगे कि जहां भी आप रुकना चाहें और किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश करना जो आपकी रुचि जगाता हो, कितना सुखद अनुभव होता है। उस रात मैंने जल्दी खाना खा लिया। हालांकि यह रोमांचक था, लेकिन घंटों अकेले चलना शारीरिक रूप से भी थका देने वाला था। मेरा इरादा जल्दी सोने का था। मैं यहां बता दूं कि मैं उस होटल का नाम नहीं बता सकता जहां मैं रुका था, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी मेरे दयालु पाठकों को इसका कारण स्पष्ट होता जाएगा। हम जैसे शहरी निवासियों के लिए पहाड़ी शहरों में रात सामान्य से बहुत जल्दी आ जाती है। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि रात की कड़ाके की ठंड का हम पर शामक प्रभाव पड़ता है। मैंने उस रात भी वही किया जो मैंने पिछली रातों में भी किया था, कि जैकेट और जीन्स पहने हुए कंबल के नीचे खिसक गया। जैसा कि मैं पहले ही जान चुका था, जब कड़ाके की ठंड आपको लगभग जमा देने पर आमादा हो तो यह आपको ज्यादा सुकून देता था। मुझे ठीक से पता नहीं था कि नींद मुझे कब आ गई, लेकिन आज रात मेरी छाती के ऊपर नीचे होने के अलावा कुछ और भी हिल रहा था। वह पंख था जो कागज के एक टुकड़े में बड़े करीने से लिपटा हुआ मेरी जैकेट की जेब में सुरक्षित पड़ा था। उस पंख और मेरे सोते हुए मन के बीच एक रहस्यमय बंधन बन गया, और इस रहस्यमय पंख ने मेरे सोए हुए मन को जंगल के बीच एक अजीब जगह पर पहुंचाने के लिए एक टिकट का काम किया, जहां मेरी मुलाकात नए जीवों से हुई, एक अनोखी कहानी सुनी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ऐसा संदेश मिला जिसने मुझे नींद में भी हैरान कर दिया। अचंभित और अवाक, मुझे पूरा यकीन था कि मैंने पहले कभी इस जगह पर कदम नहीं रखा था। मैंने चारों तरफ गौर से देखा। घाटी की गहराई में यह इलाका एक ढाती हुई झोपड़ी का पिछवाड़ा लग रहा था। चारों ओर लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे थे, जो घाटी की दोनों ओर ढलानों पर अनिश्चित रूप से खड़े थे। संकरे रास्ते विशाल जंगल से होकर दूर तक फैले हुए थे। वे शायद पहाड़ की चोटी तक जाते थे। पड़ोस की घाटी में बिखरी बाकी झोपड़ियां चारों ओर पेड़ों की घनी घनी आबादी के कारण मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। मैंने कुछ लंबी गहरी सांसें ली, जैसा कि हम सभी प्रकृति के करीब होने पर हमेशा करते हैं। हालांकि मैं अचानक पेड़ों के बीच खुद को पाकर बिल्कुल भी हैरान नहीं था। मुझे उस जर्जर झोपड़ी के पिछवाड़े में मुझसे थोड़ी दूर एक पक्षीशाला देखकर आश्चर्य हुआ। पक्षीशाला इतनी बड़ी थी कि उसमें कम से कम 200 पक्षी आराम से रह सकते थे। मैं पक्षीशाला के अंदर पक्षियों को साफ देख सकता था, क्योंकि उसके चारों तरफ और ऊपरी हिस्से पर तार की जाली लगी, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर थी। मैं उस जबरदस्त दिलचस्पी की ओर धीरे धीरे बढ़ा और उस समय के लिए सारी तार्किक चिंताओं को एक किनारे रख दिया। पक्षीशाला में पक्षियों को देखा, जिसमें हर रंग और आकार के पक्षी थे। उनमें से कुछ रॉबिन जितने छोटे थे, जबकि कुछ पेलिकन के आकार के थे। उस पक्षीशाला ने मुझे 2 तरह से सबसे ज्यादा हैरान किया। सबसे पहले, जैसे कि गौरैया, हॉर्नबिल, मैना, टेलर बर्ड और ब्लैक ड्रोंगो को मैं झटपट पहचान लेता था। फिर भी मुझे पूरा यकीन था कि मैंने इनमें से ज्यादातर पक्षियों को पहले कभी नहीं देखा था, और मुझे यह भी नहीं पता था कि ये भारत के मूल निवासी हैं। दूसरी बात, मैंने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की एक प्रसिद्ध किताब से सीखा कि कई विशाल और छोटे पक्षियों के बीच आमतौर पर शिकारी और शिकार जैसा रिश्ता होता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस पक्षीशाला में हर पक्षी शांत लग रहा था। इस पक्षीशाला में मौजूद विशाल पक्षियों का व्यवहार आक्रामक नहीं था। उनके आसपास की शांत हवा को देखकर यह विश्वास करना मुश्किल था कि उन्होंने कभी आसपास के छोटे पक्षियों पर हमला किया होगा। सभी पक्षी मानो चिंतनशील शांति में थे। वे बेसब्री से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। इस तरह से व्यवहार करना, खासकर सुबह सुबह पूरे उजाले में, पक्षियों के लिए बहुत ही असामान्य था। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी और मेरे पीछे से एक मधुर संगीत की ध्वनि आई। मंत्रमुग्ध होकर मैं अपनी एड़ी घुमाई तो मेरे सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। वह बांस की बांसुरी बजा रही थी। उसमें से एक मनमोहक संगीत निकल रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा प्रभा मंडल था। वह सांवली थी। उसके चेहरे के भाव विशिष्ट थे और उसका जबड़ा उभरा हुआ था।
उसकी आंखें लंबी थीं और पलकें भी उतनी ही लंबी थीं। नाक छोटी, होंठ पतले और गालों पर गुलाबी चमक। हालांकि वह वास्तव में गोरी नहीं थी, उसमें एक खास आध्यात्मिक शांति थी जो आपको बहुत देर तक बिना पलक झपकाए उसे देखने पर मजबूर कर देती थी। हालांकि उसकी आंखों में एक प्रकार की क्षीणता थी, मानो उसके दिल में कोई गहरा दुहक हो। वह मुझसे एक शब्द भी कहे बिना या यह भी ध्यान दिए बिना कि मैं पास ही खड़ा हूं, बांसुरी बजाती रही। जब तक वह बजाती रही, उसका हृदय स्पर्शी संगीत मुझे वहीं बांधे रहा। पक्षियों को भी शायद यही आकर्षण महसूस हुआ होगा, क्योंकि वे भी अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी हिले बिना या अपने पंख फड़फड़ाए बिना ध्यान से उसका संगीत सुन रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद जब उसने बांसुरी बजाना समाप्त किया तो सभी पक्षी खुशी से किलकारी मारने लगे, मानो वे उसके प्रदर्शन की सराहना कर रहे हों। अब हमारी नजरें मिलीं और उसने मुझे एक हल्की सी मुस्कान दी। अपना परिचय दिए बिना उसने कहा, दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भी कई सवाल बाकी हैं। ये पंख आखिर कहाँ से आया? वो रहस्यमयी बांसुरी बजाने वाली युवती कौन है? और इस शांत जंगल के पीछे कौन सी अदृश्य ताकत छिपी है? कैसे ये कहानी एक नया मोड़ लेती है? हाँ दोस्तों, ये लाल आंखों वाला कौन है? ये सब आपको पता चलेगा कहानी के अगले हिस्से में। जुड़े रहिए, क्योंकि सच अभी सामने आना बाकी है। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वरना ये चैनल तुम्हें हर जगह दिखाई देने लगेगा, सपनों में, अंधेरों में, तुम्हारे पीछे।